बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, फर्स्ट ईयर की बुक एक्सरसाइज 9.2 का। तो इसी लेक्चर में ना ये एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। कुछ मैं साथ थोड़ी सी ना डेफिनेशंस और थ्योरी इसमें मैं ऐड करूंगा, जिससे आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कहता है कंसीडर अ डेटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। आगे आपके पास ना उसने एक पॉलिनोमियल दे दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। उसने ना मंथली सेल का एक डेटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक लफ्ज नया ऐड हुआ है, इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। हाँ, स्टैट में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल कहते हैं किसको? कहता है ये एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो वैल्यूज को प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर के लिए। जो वैल्यूज को क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है किसके लिए, फ्यूचर के लिए। और किस बेस पे प्रिडिक्ट करता है, जो उसके पास पास्ट डेटा मौजूद होता है, ठीक है। तो इस केस में उसने पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल हमें दे दिया फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए, किस बिहाफ पे, पास्ट डेटा की बिहाफ पे। क्लियर। कहता है इफ द ऑब्जर्व सेल, जो ऑब्जर्व सेल है ना फिफ्थ मंथ में, वो कितने यूनिट है, 240 यूनिट्स है। कहता है आपने ना परसेंटेज एरर निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो आपको ना परसेंटेज एरर का फार्मूला पता होना चाहिए, ऐसा ही है। परसेंटेज एरर का आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। मैं इधर मेंशन कर दूं, बाकी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। इसमें एक नई चीज आई थी, पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, ये मैंने आपको बता दिया। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो फ्यूचर वैल्यूज को प्रेडिक्ट करता है, किस बिहाफ पे, पास्ट डेटा की बिहाफ पे, ठीक है। अब बेटा हमने क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज परसेंटेज एरर इक्वल, ये फार्मूला आपने याद रखना है, मॉड प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, वैल्यू डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास परसेंटेज का फार्मूला है, परसेंटेज एरर का। प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। क्लियर। इसका मॉड ले लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्जर्व वैल्यू। जरा गौर करो, ऑब्जर्व वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, ऐसा है कि नहीं। ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, कितने यूनिट है, 240। तो हमारे पास ऑब्जर्व का तो मसला ही नहीं रह गया। ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है बेटा, 240 यूनिट्स है, 240 यूनिट। अब प्रिडिक्टेड कैसे निकलेगी, जरा स्टार्ट वाली बातें जहन में लेके आओ। ये उसने पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल दिया है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज के लिए, ऐसा ही है। तो पी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 3। अब हमने जो प्रोडिक्शन, देखो, इफ द ऑब्जर्व सेल इन द फिफ्थ मंथ आर 240 यूनिट है, ऑब्जर्व इतनी है, तो प्रिडिक्टेड कितनी होगी, हम एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, 5 पुट कर लेंगे, ठीक है। ये जो फिफ्थ मंथ लिखा हुआ है, क्लियर। तो पी ऑफ 5 प्रोडिक्टेड वैल्यू क्या आ जाएगी फिफ्थ मंथ में, यहां पे कितना बचता है, 5 का क्यूब प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वेयर प्लस एक्स की जगह 5 माइनस 3। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, पी ऑफ 5 125 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये 50
+5 - 3, तो P(5) आपके पास बेटा आ गया 177। ये लें जी, आपने प्रिडिक्टेड वैल्यू भी निकाल ली। अब हमने करना क्या, हमने तो परसेंटेज एरर निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। तो कोई इशू नहीं है। अब परसेंटेज एरर इक्वल टू, क्या फार्मूला लिखा हुआ है? और प्रिडिक्टेड, मैं एक मिनट कैलकुलेटर भी साथ पकड़ लूं। प्रिडिक्टेड माइनस आपके पास क्या आ रहा है? ऑब्जर्व प्रिडिक्टेड आपके पास कितनी है बेटा? 177। 177 माइनस ऑब्जर्व्ड कितनी है? ऑब्जर्व 240 यूनिट थी। 240 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई करना है तो ये आपके पास बन रहा है 26.25%। ये परसेंटेज एरर आपने निकाल दिया। क्लियर? आसान सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको एक तो परसेंटेज एरर का फार्मूला पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, इस सवाल के अंदर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ वो क्यों दिया हुआ, रीजन क्या है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक रिटेलर कंपनी है, वो डेवलप करती है एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। अब आपको पता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल होता क्या है। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन 1 में हम डिस्कस करके आए, ठीक है। और ये किस लिए डेवलप करती है? वीकली डिमांड को प्रिडिक्ट करने के लिए ये उसने पॉलिनोमियल दे दिया हमें। क्लियर होगी बात? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है वेयर डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स प्रिडिक्टेड डिमांड। ये जो आपके पास डी डब्ल्यू है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी से डिमांड, डब्ल्यू से वीकली। चलो यूं कर लो, वीकली डिमांड को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। और डब्ल्यू क्या है? ये वीक नंबर हो गया। ओके हो गया। कहता है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट द डिमांड फॉर द थर्ड वीक। ऐसा ही है। जरा याद करो, एक्सरसाइज 9.1 में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था। उसमें हम क्या करते थे, अगर फैक्टर गिवन होता था, लेट्स सपोज x - a, आपने जो जर्नल प्रूफ किया था, हमने x - a से डिवाइड करते थे। तो देखो क्वेश्चन में वो कहता था कि x+a है, और एक पॉलिनोमियल दिया होता था, कहता है वो इससे डिवाइड होता था, हम उसको x - a से कंपेयर करते थे। लेकिन कई क्वेश्चंस में आपने देखा था कि वो डायरेक्ट रूट दे देता था। तो जरा गौर करो, कहता है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर द थर्ड वीक। तो उसने खुद ही बता दिया रूट हमारे लिए समझ लो क्या है, 3 है। तो देखो डी ऑफ डब्ल्यू, वीकली डिमांड कितनी है बेटा इस केस में? जरा गौर करना है एक सेकेंड। WQ -2W का स्क्वायर +5W - 4। हमने थर्ड वीक की निकालनी है डिमांड। तो क्या करेंगे, मतलब यूं समझ लो इस केस में हमें ए की वैल्यू उसने डायरेक्ट बता दी है। तो डिमांड कब निकालनी है बेटा? थर्ड वीक में। ये लो 3 आ गया। डब्ल्यू 3 का क्यू -2 इंटू 3 का स्क्वायर +5 इंटू। जी बेटा, ये बात समझ लगी। तो प्रिडिक्टेड डिमांड थर्ड वीक में अभी देखते हैं क्या निकलती है। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 2 = 18, +5 3 = 15 -4। तो डी ऑफ डब्ल्यू आपके पास जो निकल आया, डी ऑफ 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना बनता है आपके पास। 27 - 18 +15 -4। तो ये आपके पास क्या निकल रहा है? 20। अब ये 20 क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्रिडिक्टेड डिमांड फॉर द थर्ड वीक। प्रिडिक्टेड डिक्टेड डिमांड फॉर द थर्ड वीक, फॉर द थर्ड
वीक। जी बेटा, उम्मीद है आपको इसके पहले पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, अब हमने एक और चीज भी फाइंड करनी है, जरा गौर करो। कहता है प्रेडिक्शन एरर, कि एरर कितना आया। प्रेडिक्शन परसेंटेज एरर नहीं निकालना, परसेंटेज एरर हमने किस में निकाला था, क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हमने सिर्फ क्या निकालना है, प्रेडिक्शन एरर। आसान हल है। प्रेडिक्शन, ये इसका समझ लो बी पार्ट है। क्लियर होगी बात। प्रेडिक्शन एरर इक्वल टू ऑब्जर्व डिमांड माइनस प्रेडिक्टेड। ऑब्जर्व डिमांड माइनस प्रेडिक्टेड डिमांड। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इसका बी पार्ट भी आपने सॉल्व कर लिया। ऑब्जर्व डिमांड कितनी थी, 22 यूनिट्स। ऐसे ही है, कितनी थी, 22 यूनिट्स सवाल में गिवन थी। माइनस प्रेडिक्टेड कितनी है, 20 यूनिट्स। ऐसे ही है। तो आपके पास जो प्रेडिक्शन एरर निकल रहा है वो कितने यूनिट्स का निकल रहा है, 2 यूनिट्स का। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में ना कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले आपने वो कॉन्सेप्ट समझने हैं, फिर अगले 3-4 सवाल आप बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, और उसमें ना कुछ नई चीजें ऐड हो रही हैं। कहता है आपके पास, कहता है एक डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट करके बोला जाता है डीएसपी। ठीक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। होता क्या है, देखो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि वो डिजिटल सिग्नल को एज ए इनपुट लेता है, डिजिटल सिग्नल को एज ए क्या लेता है, इनपुट लेता है, और उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूला। क्लियर। और एक आउटपुट सिग्नल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्लियर होगी बात। दोबारा सुनिएगा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। एक डिजिटल सिस्टम प्रोसेसिंग सिस्टम ये है कि वो एक इनपुट सिग्नल लेता है, डिजिटल इनपुट सिग्नल लेता है, उसको प्रोसेस करता है यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिथम, और जनरेट करता है आउटपुट सिग्नल। क्लियर होगी बात। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जरा देखो, ये चीजें समझ नहीं है। ये देखो आपकी जो कम्युनिकेशन है इसमें ये इस्तेमाल होता है कैसे भला। देखें, एक और चीज समझने आसान लफ्जों में, आपने ना एक लफ्ज सुनना होगा नॉइस रिडक्शन का, नॉइस कैंसलेशन का। देखो इनपुट सिग्नल मिला, उसने उसको प्रोसेस किया, उसमें जो नॉइस थी उसको उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्लियर। और एक स्मूथ सिग्नल आगे आउटपुट के तौर पे दे दिया। क्लियर होगी बात। तो ये सारा कुछ किस में हो रहा है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में हो रहा है। क्लियर होगी बात। कहता है, अब उम्मीद है आपको ये बात समझ लग गई होगी एग्जांपल पे कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होती है। कहता है एक डीएसपी सिस्टम है, उसका एक ट्रांसफर फंक्शन है। अब मसला फिर आ गया, क्योंकि ये चीजें आपके लिए नहीं है। ट्रांसफर फंक्शन किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन एक मैथमेटिकल फार्मूला है, और ये आपको ये बताता है कि डिजिटल सिस्टम जो है इनपुट सिग्नल को चेंज करके आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफर फंक्शन क्या है, एक रेशनल फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर भी होगा, डिनोमिनेटर भी होगा। और ये मतलब यूं समझ लो कि मैथमेटिकल फार्मूला है जिसके अंदर एक रेशनल फंक्शन होगा, न्यूमरेटर भी होगा, डिनोमिनेटर भी होगा। और वो क्या करेगा, इनपुट सिग्नल को क्या करेगा, चेंज करेगा किस में, आउटपुट में प्रोड्यूस करने। इसका जो आपके पास फार्मूला है ना, ये क्या होता है, एच ऑफ जी इज इक्वल टू बी ऑफ जी ओवर एच ऑफ जी। ये दो चीजें क्लियर करनी बहुत जरूरी है। जो बी ऑफ जी है ना, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। और इसका ताल्लुक सिस्टम के जीरोस के साथ होगा, और सिस्टम के जीरोस में आपको पढ़ा चुका हूं। निकालते कैसे हम सिस्टम के जीरोस, इस केस में बी ऑफ जेड को आपने जीरो की इक्वल पुट कर लेना होगा। और ए ऑफ जेड का ताल्लुक, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है। क्या, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, और इसका ताल्लुक सिस्टम के पोल से होगा।
तो अभी हम सिर्फ सिस्टम के जीरोस को डिस्कस करेंगे, फिर 2-3 सवाल करने के बाद सिस्टम के पोल्स के क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी दोबारा सुनिए, एक दफा मैं ओवरव्यू देने लगा हूं। उम्मीद है आपको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग समझ लग गई है, क्लियर। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ट्रांसफर फंक्शन एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो ये बताता है कि आपका डिजिटल सिस्टम इनपुट सिग्नल से आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करता है, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, एक रेशनल फंक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होगा। न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को बी ऑफ जेड से शो करते हैं और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को ए ऑफ जेड से। और बी ऑफ जेड का ताल्लुक सिस्टम से जीरो, सिस्टम के जीरो से होगा, और ए ऑफ जेड का ताल्लुक सिस्टम के पोल से होगा। तो सिस्टम के जीरोस के लिए बी ऑफ जेड को इक्वल पुट किया जाता है जीरो के, और सिस्टम के पोल्स के लिए ए ऑफ जेड को जीरो पुट किया जाता है। सिस्टम के पोल्स हैं क्या? अभी 2-3 सवाल करने के बाद हम उसके क्वेश्चंस को जब डिस्कस करेंगे तो फिर हम, ठीक है। अभी 2-3 सवाल किसके हैं? सिस्टम जीरोस के हैं, क्लियर होगी बात। उनसे उनका ताल्लुक है। अब साथ आपको ये भी तो पता होना चाहिए जीरो ऑफ द सिस्टम है क्या। कहते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग में जीरो ऑफ अ सिस्टम इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स न्यूमरेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू जीरो। सिंपल, आपने क्या करना है, जीरो ऑफ द सिस्टम के लिए बी ऑफ जेड को बेटा क्या पुट करना होगा? जीरो पुट करना होगा, क्लियर। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन तो ऊपर लिखा गया था, ये देखो। कहता है अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम, एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये उसका न्यूमरेटर दे दिया गया जेड स्क्वेयर माइनस जेड माइनस टू। कहता है यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरोस ऑफ द सिस्टम। उम्मीद है ये जो सारी थ्योरी मैंने समझाई है इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आपने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम करने लगे हैं, जिसमें आपके पास स्टेटमेंट तो चलो ऊपर रहेगी, मैं इधर लिख देता हूं। बी ऑफ जेड गिवन है, उसने डायरेक्ट बी ऑफ जेड दे दिया, उसने ट्रांसफर फंक्शन हमें नहीं दिया, उसने डायरेक्ट हमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल उठा के दे दिया। क्या गिवन है बेटा? जेड स्क्वेयर माइनस जेड माइनस टू, जेड स्क्वेयर माइनस जेड माइनस टू। तो अभी मैंने बताया कि क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है, जरा गौर करो ऊपर क्या लिखा हुआ है सवाल के अंदर, फाइंड जीरोस ऑफ द सिस्टम। तो जीरोस ऑफ द सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, बी ऑफ जेड को क्या पुट कर देते हैं? जीरो पुट कर देते हैं, ऐसा ही है। तो पुट बी ऑफ जेड इक्वल टू, पुट बी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थ्योरी समझ लगनी चाहिए। तो जीरो इक्वल जेड का स्क्वायर माइनस जेड माइनस टू, क्लियर है यहां तक। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं, क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे जेड का स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस जेड माइनस टू। तो जीरो, इसमें से जेड कॉमन, क्या रह गया, जेड माइनस टू प्लस वन इंटू जेड माइनस टू, जीरो इक्वल जेड माइनस टू और जेड प्लस वन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, या तो जेड माइनस टू किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। जेड माइनस टू या तो जीरो के बराबर है, या जेड प्लस वन किसकी इक्वल है, जीरो के। जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, और z इज इक्वल टू माइनस वन। ये जी आपने सिस्टम के जीरोस निकाल लिए। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और सिस्टम के जीरोस वाले क्वेश्चन अब आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये उसने ट्रांसफर फंक्शन दे दिया। अब बात पे तवज्जो देनी है जरा, आपको मैंने पहले पढ़ा दिया ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ये जो है आपके पास, ये जो न्यूमरेटर है, ये आपके पास क्या है, बी ऑफ जेड, यही पढ़ाया लास्ट क्वेश्चन में, बी ऑफ जेड डायरेक्ट गिवन था। ये आपके पास क्या है,
ए ऑफ जेड। एग्री करते हो इस बात से? ऐसा ही है। लास्ट क्वेश्चन में बी ऑफ जेड उसने डायरेक्ट गिवन कर दिया था। इस केस में आपके पास उसने पूरा ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, और ट्रांसफर फंक्शन किस शक्ल में होता है? बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड, और बी ऑफ जेड का ताल्लुक सिस्टम के जीरो से है और ए ऑफ जेड का ताल्लुक सिस्टम के पोल से है। बहरहाल इस क्वेश्चन में हमारा कंसर्न किस से है? ये देखो, जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सेम वही क्वेश्चन उसने उठा के दे दिया, थोड़ा सा डेटा चेंज किया। ठीक है, अब हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं। पहले ट्रांसफर फंक्शन क्या है? एच ऑफ जी इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस 3z प्लस 2 डिवाइडेड बाय आपके पास z का स्क्वेयर माइनस 0.2z प्लस 0.9 है। ठीक है, अब हमारा कंसर्न किससे है? जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन है। तो फॉर जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, बल्कि साथ में पहले मेंशन कर देता हूं कि बी ऑफ जेड है क्या आपके पास इस केस में। बी ऑफ जेड किसके बराबर है? जेड स्क्वेयर प्लस 3z प्लस 2। तो फॉर जीरोस ऑफ द ट्रांसवर्स फंक्शन, फॉर zeros of the transfer function, for zeros of the transfer function put b of z इक्वल टू 0। यही आपको पढ़ा के आया हूं। तो ये क्या बन जाएगा? 0 इज इक्वल टू z का स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बना लो। इसके फैक्टर्स क्या क्या आपके पास बनते हैं? ठीक है, 0 z का स्क्वायर प्लस 2z प्लस z प्लस 2। तो 0 जेड स्क्वेयर, इसमें से हम क्या करते हैं, जेड कॉमन ले लिया तो ये आपके पास आ गया जेड प्लस 2। 1 कॉमन ले लिया और आ गया जेड प्लस 2। तो 0 जेड प्लस 2 और जेड प्लस 1। ओके, अब यहां इसका क्या मतलब है बेटा? या तो z प्लस 2 0 के बराबर है, या z प्लस 1 बेटा किसकी इक्वल है? 0 के। तो यहां से z की वैल्यू क्या निकल आई? -2, और यहां से z की वैल्यू -1। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन 4 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी उसी तरह, जरा गौर करो बेटा। कहता है एक सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है। ठीक है, ये उसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। ये उसका क्या गिवन है बेटा? ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। ओके हो गया। कहता फाइंड द जीरोस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सिंपल सी बात है। अब आपको पता है इसके अंदर ये चीज क्या कहलाएगी? ये जो होती है न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? बी ऑफ जेड है। ये क्या है बेटा? बी ऑफ जेड। और ये क्या है? ए ऑफ जी। तो बी ऑफ जेड का ताल्लुक सिस्टम के जीरो से है और ए ऑफ जेड का ताल्लुक सिस्टम के पोल से है। ठीक है, तो इस केस में आपका कंसर्न क्या है? जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो बहरहाल ट्रांसफर फंक्शन अभी लिखते हैं। हमारे पास क्या है ट्रांसफर फंक्शन? एच ऑफ जी इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर माइनस 0.5z और माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है? जेड क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब फॉर जीरोस ऑफ द सिस्टम, फॉर जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन या सिस्टम, फॉर जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन पुट
बी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, ऐसा ही है। अब बी ऑफ जेड है क्या, आपको पता है न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है। पहले मैं इधर मेंशन कर देता हूँ कि बी ऑफ जेड है क्या। बी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर माइनस 0.5 जेड और माइनस 0.5। अब इसको जीरो पुट कर लेते हैं, तो जेड का स्क्वेयर माइनस 0.5 जेड माइनस 0.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलें हम एक काम करते हैं, इसकी फ्रैक्शन डेसिमल खत्म कर देते हैं, तो ये तो आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर जेड का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 को 5/10 जी, और इसको भी 5/10। ये आपके पास क्या बन जाएगा, कैंसल होके जीरो इक्वल जेड का स्क्वायर माइनस 1/2 जी और माइनस 1/2। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, इसका आपके पास एलसीएम क्या आएगा बेटा, 2 एलसीएम 0 इक्वल टू 2 जेड का स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये उधर जाके जीरो, तो बेटा ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 जेड का स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसी के पैरेलल आगे सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम लाइन लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये लो, आगे सिंपल ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये देखें ना, लाइन जरा सीधी करके लगा लेते हैं, क्या हो गया। अच्छा जी, अब बेटा ये क्या बन रहा है जी, अरेंज करके लिखता हूँ, 2 जेड का स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1। क्वाड्रेटिक है, बनाओ फैक्टर, 2 जेड का स्क्वायर माइनस 2 जेड प्लस जेड माइनस 1। कॉमन क्या निकल रहा है, 2 जेड कॉमन, जेड माइनस 1 प्लस 1 जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। जेड माइनस 1 और 2 जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है बेटा, जेड माइनस 1 या तो 0 के बराबर है, ऐसा ही है, या आपके पास कौन 0 के बराबर है, 2 जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, और यहां से जेड की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि पहले अगर थोड़ी सी जो थ्योरी समझाई जाती है वो अगर आप सुन लो प्रॉपर, तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है, उसका ट्रांसफर फंक्शन है, और उस ट्रांसफर फंक्शन को पूरा नहीं दिया हुआ, उसने सिर्फ क्या उठा के दे दिया, डिनोमिनेटर दे दिया। कहता है फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करना है और फाइंड पोल्स ऑफ द सिस्टम। तो जरा याद करो, और जब ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो कुछ चीजें मैंने लिखवाई थी। मैंने कहा था जी ट्रांसफर फंक्शन का क्या फार्मूला है, बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड। बी ऑफ जेड का ताल्लुक सिस्टम के जीरो से है, ऊपर जो हम 3 क्वेश्चन करके आए हैं वो से रिलेटेड थे। अब ए ऑफ जेड का ताल्लुक सिस्टम के पोल से है, तो सिस्टम के पोल्स को निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है ए ऑफ जेड, इसको हम 0 की इक्वल पुट कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम के ये जो पोल्स हैं ये होता क्या है। पोल्स किसी भी डिजिटल सिस्टम के बिहेवियर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बिहेवियर से क्या मुराद है, बिहेवियर से मुराद है कि कोई भी सिस्टम आपकी इनपुट पे कैसा रिएक्ट करता है, आया वो फास्ट सिस्टम है, स्लो सिस्टम है, अनस्टेबल है, स्टेबल है। क्लियर, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, किसी भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम में उसके पोल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब 2 कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने, अगर जेड की वैल्यू आप निकालते हो और वो 1 से छोटी आती है, तो
सिस्टम क्या कहते हैं जी, स्टेबल सिस्टम है। ओके हो गया। अगर z की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल कहलाएगा। क्लियर। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही आसान सा है। उसने डायरेक्ट हमें क्या दे दिया, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल दे दिया, ट्रांसफर फंक्शन हमें नहीं दिया, उसने डायरेक्ट उठा के दे दिया हमें डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो z का स्क्वायर -0.3z -0.4। तो आपको पता है सिस्टम के पोल्स के लिए a ऑफ z को क्या पुट किया जाता है, 0। तो पुट a ऑफ z इक्वल टू 0, पुट करो 0 इक्वल z का स्क्वायर -0.3z और -0.4। एक काम करते हैं, डेसिमल खत्म कर लेते हैं ना, चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, बाकी तो वही सारा पुराना काम है। तो 0 इक्वल z का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3/10z -4 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 4/10। तो 10 एलसीएम आ जाएगा, ये आप बिल्कुल बेसिक सा मैथ है। ये क्या बन जाएगा, 10z का स्क्वायर -3z और -4। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। 8 और 5 फैक्टर बनते हैं आपके पास। तो 10z का स्क्वायर -8z प्लस 5z -4। अब बेटा इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, मैक्सिमम 2z कॉमन निकल रहा है, पीछे क्या बच रहा है, 5z -4। और यहां से तो 1 ही कॉमन निकल रहा है, 5z -4। अब कॉमन क्या आएगा बेटा, 5z -4 और 2z प्लस 1। यहां पे मैं लाइन लगा देता हूं, दो वैल्यूज जो निकल रही है मैं वो आगे लिख लेता हूं, क्योंकि इसके ना क्वेश्चन साथ ऐड करने जरूरी से, तो क्वेश्चन मैंने पहले ऐड कर दिए ताकि टाइम बचेगा। अब बेटा इसका क्या मतलब है, या तो आपके पास, ये देखो मैं इधर लिखूंगा, या तो आपके पास 5z -4 0 के बराबर है, 5z -4 किसकी इक्वल है, 0 के, या 2z प्लस 1 किसकी इक्वल है, 0 के। z की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। और यहां पे z की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2। यहां पे तो बन गई -0.5। ओके, z की वैल्यू क्या आ गई, 0.5। और इधर क्या है, 4/5। यहां पे आपके पास 0.8। अब आप मुझे खुद बताओ, z की वैल्यूज को देखने के बाद z की वैल्यू क्या निकल रही है, एक 0.8 निकल रही है, और एक आपके पास -0.5 निकल रही है। तो सिस्टम क्या हुआ, स्टेबल सिस्टम हुआ। तो यही नहीं पढ़ाया आपको, स्टेबल सिस्टम। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है, ट्रांसफर फंक्शन में b ऑफ z को 0 पुट किया जाता है सिस्टम के जीरोस के लिए, और ट्रांसफर फंक्शन में a ऑफ z को 0 पुट किया जाता है सिस्टम के पोल्स के लिए। और पोल्स क्या होते हैं, सिस्टम के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। क्लियर होगी बात। अब हमें कैसे पता चलेगा आपका सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, तो अगर जो z की वैल्यूज निकली हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर लाई करती हैं, मतलब <1 है, तो इसका मतलब है सिस्टम आपका स्टेबल है। अगर वो <1 है, आउटसाइड द यूनिट सर्कल है, तो इसका मतलब है अनस्टेबल सिस्टम होगा, या मार्जिनली क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर जी बेटा। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, अब जरा गौर करो, इस केस के अंदर भी सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू a ऑफ z। जरा गौर करो, ये जो a ऑफ z है, क्या ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है कि उसका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। बिल्कुल सही बेटा, आपने सोचा ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ। ठीक है, कहता है जी आपने लोकेशन बतानी है पोल्स की। ठीक है, और सिस्टम की स्टेबिलिटी को आपने क्या करना है, चेक करना है। तो कोई इशू नहीं है, आपको पता है ए ऑफ जेड को हम क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे। ए ऑफ जेड किसकी इक्वल है बेटा, इस केस में ए ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर प्लस 1.2z प्लस 0.35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट
ए ऑफ जेड इक्वल टू 0। ए ऑफ जेड को क्या पुट कर लेंगे 0, तो 0 इक्वल जेड का स्क्वायर प्लस 1.2 जेड प्लस 0.35। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, हम इसके डेसिमल को खत्म कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा जेड का स्क्वायर प्लस 12 ओवर प्लस 35 ओवर 100। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा इसका? एलसीएम जी इसका आ गया आपके पास 100 एलसीएम आ गया। ठीक है, और ये 100 जेड का स्क्वायर प्लस 10 120। क्लियर, ये जेड मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था। ठीक है, प्लस 35, जैसे मर्जी यार सॉल्व कर लो, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। एलसीएम ले लिया, डेसिमल खत्म कर लो, कैलकुलेटर पे भी हल हो जाते हैं। ठीक है, इधर से मजीद कैंसलेशन करके भी हम कर सकते थे, मैं कॉमन ले लूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब अभी ना मैं बताता हूँ, कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं यहाँ पे कि सर जी आपने ना इसको कैंसिल नहीं किया। अब वो सर जी कहाँ पे जाए, कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। जेड का स्क्वायर ये देखो, जो बच्चे कहते हैं कैंसल, 2 कितने 6, आंसर सेम ही निकलेगा 5 जी प्लस 5 7 और 5 20। ये बात समझ लगी है कि नहीं? क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर। और अब हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं जी, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 0 इक्वल आगे 5 4 20 एलसीएम आ गया, ये लो। तो 20 जेड का स्क्वायर प्लस 5 कितने 4, तो 6 प्लस यहाँ पे 7 एज इट इज आ जाएगा। एक काम करते हैं, जाहिर सी बात है इसके फैक्टर बनाने थोड़े मुश्किल होंगे, तो ये 20 का डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई होके 0। 20 जेड का स्क्वायर प्लस 24 जेड प्लस 7। क्लियर। तो ये कौन सी इक्वेशन है, जरा सोचो, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके होते हैं आपके पास? आपके पास कितने तरीके होते हैं बेटा? 3 तरीके होते हैं ना। एक आपके पास फैक्टराइजेशन है, एक आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और एक आपके पास क्या है बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। एक आपके पास क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अब इसके फैक्टर अगर मैं कहूँ ना, 20 मल्टीप्लाई बाय 7, देखते हैं आसानी से मिल जाएंगे आपको कि नहीं। 20 मल्टीप्लाई बाय 7 140। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ए की वैल्यू क्या है 20, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 24, और सी की वैल्यू कितनी है 7। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? जब मैं इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगा तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जेड लिखी हुई है, तो जेड की वैल्यूज आपके पास आएंगी। जेड इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, सी की वैल्यू 7, और डिवाइडेड बाय 2, ये 0 था। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ओके हो गया। जब आपने बेटा इसको सॉल्व करना है ना, तो मैं अब डायरेक्ट लिखने लगा हूं, आपके पास दो वैल्यूज निकलेंगी जेड की, क्योंकि अब आगे तो बिल्कुल बेसिक सा मैथ आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। ठीक है, 20 24 और 7, ये आपके पास जो वैल्यूज निकल रही है ना, एक वैल्यू निकल रही है -0.5, एक वैल्यू बेटा क्या निकल रही है -0.5। ठीक है, और दूसरी जो z की वैल्यू आपके पास आ रही है ना, -7/10, मतलब -0.7। जरा खुद सोचो, क्या ये दोनों वैल्यूज इनसाइड द यूनिट सर्कल हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं, 1 से छोटी हैं, तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि आपका सिस्टम क्या है, स्टेबल है। स्टेबल सिस्टम। क्लियर। ठीक है बेटा,
ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी चैप्टर्स की तरह इसका भी जो ये सारे नोट्स हैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल होंगे, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज बेटा, थैंक यू।